नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन। सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को व्यापक ऋण सुविधा के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के मसौदा नियमों में संशोधन किया। दुनिया भर में आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने किया भारी बहुमत का दावा। आधिकारिक परिणाम अभी घोषित होने बाकी। राष्ट्रीय राजधानी में आज से शुरू होगा दिल्ली खेल महाकुंभ। 1 महीने तक चलेगा खेल उत्सव। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराकर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के पहले चरण की शुरुआत 28 जनवरी को हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल लोकसभा में हंगामे की स्थिति रही। राज्यसभा में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देकर और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं में व्यय कटौती के विपक्ष के आरोपों का खंडन किया और कहा कि सामाजिक योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 के मुकाबले 5.6% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। उधर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच सदन में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सदन में जनहित के तात्कालिक विषयों को उठाया गया। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट पर उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। निशिकांत दुबे के राहुल गांधी पर आरोपों के बाद विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश के किसानों की चिंता नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी किसानों के सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं रहे हैं और अक्सर राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी झूठ फैलाकर लोगों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे हैं। उनका हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गलत सूचना फैलाने और निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया है। गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी किसानों को गुमराह करने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते में देश के किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 3,324 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। ये निधि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत चालू वर्ष के लिए अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में जारी हुई है। ये राशि 5 राज्यों बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को दी जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि अप्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए संशोधित मसौदा नियम जारी किए हैं, जिसमें मिट्टी की जांच, मौसम पूर्वानुमान और जैविक प्रमाणीकरण जैसे कार्यों पर होने वाले खर्च को कृषि ऋण में शामिल करने का प्रस्ताव है। मसौदे के अनुसार प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपए तक के कृषि और संबद्ध ऋणों के लिए संपार्श्विक और मार्जिन आवश्यकताओं में छूट दी गई है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में आहरण सीमा को फसलवार वित्त पोषण के पैमाने के अनुरूप बनाया गया है, जबकि 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले सीमांत किसानों के लिए 10,000 से 50,000 रुपए की ऋण सीमा का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पावधि फसलों के लिए 12 महीने और दीर्घावधि फसलों के लिए 18 महीने की अवधि निर्धारित की है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता को बढ़ाकर 6 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसका डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर 2025 में बढ़कर 516.76 हो गया। ये सितंबर 2024 में 465.33 था। मार्च 2025 में यह आंकड़ा 493.22 पर था। ये पूरे देश में डिजिटल भुगतान को अपनाने में निरंतर विस्तार का संकेत है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी में सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का शाम को सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। ये उद्घाटन देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। एक रिपोर्ट। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग अलग स्थानों से कार्यरत थे। यह नया भवन परिसर प्रशासनिक कार्यों को आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं के साथ एक ही स्थान पर समाहित करता है। दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सुचारू संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगी। साथ ही भवन परिसरों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल है, जैसे स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया अवसंरचना, जो अधिकारियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित और सुलभ वातावरण सुनिश्चित करेंगी। भानु प्रताप सिंह के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे। वे तिरुचिरापल्ली में एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे से संबंधित चर्चाओं में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एल मुरुगन भी गृह मंत्री के साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए प्रथम पूजा 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बोर्ड बैठक में श्राइन बोर्ड ने आगामी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक अनुभूति और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी। पंजीकृत तीर्थयात्रियों, सेवा प्रदाताओं, अधिकारियों, मौसमी श्रमिकों और पुजारियों के लिए दुर्घटना बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम स्थित श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सव श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी भ्रामरंबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक उपकरण है, आवाज नहीं। ये थीम प्रसारण व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। इस अवसर पर रेडियो के महत्व पर हमारे संवाददाता ने विभिन्न श्रोताओं से बात की। आकाशवाणी अपनी स्थापना से ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मंत्र के साथ देश की सेवा कर रही है। आज यह भाषाओं की संख्या और विविध श्रोताओं तक पहुंच के मामले में दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक बन चुकी है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने संदेश में कहा कि रेडियो आम लोगों तक जानकारी पहुँचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि वे भी रेडियो सुना करते थे। We are all celebrating the Radio Day. हम सब रेडियो दिवस मना रहे हैं। आज भी श्रोता रेडियो स्टेशनों को पोस्ट कार्ड
देखा करते थे, वे अपनी राय देने और रेडियो स्टेशनों से जुड़ने के लिए पत्र भेजते ताकि वे अपनी पसंद के कार्यक्रम या गीत सुन सके। चाहे वे शास्त्रीय संगीत हो, लोकगीत हो या फिल्मी गाने, लोग अपनी पसंद बताने के लिए रेडियो का सहारा लेते थे। सिनेमा सॉन्ग, सो द पीपल दे आस्क द रेडियो इज प्लेस। रायपुर में विश्व रेडियो दिवस 2026 की मेजबानी की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के रेडियो श्रोताओं ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि रेडियो जानकारी देने वाला माध्यम है जिसने क्षेत्र के विकास में मदद की है। हमारे गांव में लगभग 3 रेडियो था मात्र, जो मेरे पिताजी अपने समय में लिए थे, और उस रेडियो को सुनने के लिए पूरे गांव आता था। और एक शिक्षा का जो भी होता था, समाचार आता था, और शिक्षा में भी जो रेडियो हमारे लिए कारगर था। और जिस हिसाब से आदिवासी हमारा क्षेत्र है, बहुमूल्य है, और हमारा जो यहाँ जितना भी है, नेटवर्क तो था नहीं, कोई था नहीं, केवल साधन तो था वो रेडियो। रेडियो एक भरोसेमंद साधन है जो दूर दराज के इलाकों, अलग अलग भाषाओं और अनगिनत लोगों को सुनने के माध्यम से आपस में जोड़ता है। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विश्व रेडियो दिवस पर प्रसार भारती और यूनेस्को के संयुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव जैन, यूनेस्को के संचार तथा सूचना क्षेत्र के क्षेत्रीय सलाहकार हज्जाज माले और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ तथा पद्मश्री पुरस्कार विजेता भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। विश्व रेडियो दिवस पर आज रायपुर में होने वाले कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के विशेष स्मारक श्रृंखला स्वाधीनता का जयघोष वंदे मातरम भारत की सांस्कृतिक धरोहर एक संगीतमय यात्रा के अंतर्गत अगली 6 संगीत प्रस्तुतियों का डिजिटल विमोचन किया जाएगा। इस अवसर पर रेडियो की विकास यात्रा पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो विजुअल प्रस्तुतिकरण, परिचर्चा, विशेषज्ञ पैनल चर्चा सहित विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य रेडियो माध्यम को तकनीकी रूप से सशक्त, समावेशी और भविष्य उन्मुख बनाना है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। बांग्लादेश में मतगणना जारी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 13वें राष्ट्रीय चुनाव में निर्णायक जीत की ओर बढ़ रही है और अनौपचारिक रुझानों के अनुसार सुबह 7:30 बजे तक पार्टी 299 सीटों में से 208 पर बढ़त बनाए हुए है। लगभग 2 दशक तक सत्ता से बाहर रहने के बाद पार्टी ने 2/3 बहुमत मिलने का भरोसा जताते हुए इसे एक बड़ा जनादेश बताया है। खेलो दिल्ली खेल महाकुंभ आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार 7 प्रमुख खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित करेगी। इनमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी शामिल हैं। श्री सूद ने कहा कि यह आयोजन दिल्ली में खेल अवसंरचना का आकलन और उसे बेहतर बनाने में सहायक होगा। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। भारत की T20 विश्व कप में रनों के अंतर से यह सबसे बड़ी जीत है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 209 रन बनाए। जवाब में नामीबिया की टीम 10 गेंद शेष रहते 116 रन पर ही सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। जी विशाल, वायुसेना के लिए रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी का समाचार सभी अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत 114 रफाल और खरीदेगा। दैनिक जागरण का कहना है 96 रफाल विमान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत भारत में बनेंगे। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच व्यापार समझौते से भारत की कपड़ा क्षेत्र पर असर की आशंका नहीं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का यह बयान अमर उजाला में है। रेरा दागी बिल्डरों की पिछलक को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी पंजाब केसरी में है। महंगाई की गणना का तरीका बदला। दैनिक भास्कर के अनुसार महंगाई में ओटीटी, ऑनलाइन शॉपिंग जोड़ी गई, रेडियो सीडी हटाए गए। आज से सेवा तीर्थ से चलेगा पीएम ऑफिस, मोदी करेंगे उद्घाटन, नई शुरुआत शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है 80 साल पुराने साउथ ब्लॉक के पीएमओ में आज होगी अंतिम कैबिनेट बैठक। धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन। सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को व्यापक ऋण सुविधा के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के मसौदा नियमों में संशोधन किया। दुनिया भर में आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी निर्णायक जीत की ओर, आधिकारिक परिणाम अभी घोषित होने बाकी। राष्ट्रीय राजधानी में आज से शुरू होगा दिल्ली खेल महाकुंभ और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराकर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।